Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another important and informative lecture. In today's lecture, we'll be covering up the quantitative marathon, a short quantitative marathon for the Beria University's entrance test examination for 2026. So अभी तक जो राउंड 1 का या फेज 1 का टेस्ट कंडक्ट हो चुका है 2026 का, उसके भी अपडेटेड क्वेश्चंस मैंने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आज के लेक्चर में ऐड किए हुए हैं। सो इनिशियली कुछ थोड़े से आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे जाएगा हैं तो सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं एंड ये ऑथेंटिक रिपीटेड क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स जो कि मेरे फेज 1 में टेस्ट में अपेयर हुए हैं, हमारे सेशन में इनरोल्ड थे, ठीक है, उनकी फीडबैक के ऊपर चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मैंने ऐड की हुई हैं और कोशिश की है कि वैल्यूज़ भी वही रखी हैं जो कि स्टूडेंट ने मुझे बताई थी या उनके पेपर में आई थी। तो इनको आपने कवर अप करना है। इनिशियली कुछ क्वेश्चन आसान है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे थोड़ा सा है तो पास पेपर के क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्टी लेवल मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि वो थोड़ा सा ज़्यादा होता जाएगा। सो अगर आप इसको 100% कवर अप इंशाल्लाह कर लेते हो तो आई एम होपफुल कि अगर वैल्यूज चेंज भी होती हैं या क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होकर भी आते हैं तो इन कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने से आप अपना क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो 100% कवर कर लोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आप सबने याद रखनी है कि बैरिया के अंदर जो इंजीनियरिंग और CS का टेस्ट होता है उसके लिए जो है आपके पास इवन एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि क्वांटिटेटिव का हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए आपने क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा फोकस रखना है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि लॉ के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर और बिजनेस की फील्ड के अंदर अप्लाई करें, उनके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो 30% अब हो चुका है। तो उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की स्पेशली इस शॉर्ट मैराथन को, इस शॉर्ट मॉक लेक्चर कह दो आप इसको, मैराथन कह दो आप, जो भी आप इसको नाम दोगे, पास पेपर्स का जो रिव्यू है इसको आपने 100% कवर अप करना है ताकि आप मैक्सिमम जो है मार्क्स अपने टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह ले सकें। अब हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹600 एंड इट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट? सो एक शर्ट है जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जिसको बाय किया गया, जिसको खरीदा गया है ₹600 का, और उस पर 20% का प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको आगे सेल आउट किया गया है। तो हमसे पूछ रहा ये है कि सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस जो है ना वो शर्ट की क्या होगी। सो दिस इज सुपर इजी क्वेश्चन। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे कि सेल प्राइस कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं। अगर तो उस पर प्रॉफिट है, अगर तो लॉस होता है तो फिर उसके केस में सेल प्राइस क्या होती है? उसके केस में होती है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 20% का है। तो 600 का सबसे पहले हम प्रॉफिट देखते हैं कितना बनता है, तो वो 20% के हिसाब से कितना बनेगा। तो हमने बेसिकली 600 का 20% निकालना है। आप किसी भी नंबर की अगर एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपने निकालनी है तो आप उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए आप 100 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। सो जीरोज विल गेट कैंसिल विद जीरो, 6 2s are 12 एंड जीरो इन इट्स प्लेस 120 आ जाएगा। तो सेल प्राइस क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस थी यहाँ पर 600 रुपीज की, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 600 रुपीज की थी, प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर 120 रुपीज का है। तो टोटल जो वैल्यू बन जाएगी वो 720 बन जाएगी, जो कि उसकी सेलिंग प्राइस है। तो दैट शर्ट इज सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹720, एंड इफ इट इज बॉट एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 600 रुपीज, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 20% है। और प्रॉफिट की वैल्यू क्या बनी थी? प्रॉफिट की वैल्यू जो थी वो 120 बनी थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्कर कंप्लीट अ टास्क इन 6 आवर्स। एक वर्कर है जो कि एक काम कंप्लीट करता है 6 आवर्स में। Another worker working at half the efficiency, now this is very important, joins him. How long will it take for the both to complete the same task together? हाफ द एफिशिएंसी है, नेक्स्ट वर्कर की क्या है? हाफ एफिशिएंसी है, उसकी एफिशिएंसी क्या है? हाफ है। सो हाफ का मतलब ये है कि वो हाफ टाइम में काम नहीं कर रहा बल्कि डबल टाइम में काम कर रहा है। दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स योर अटेंशन, कि दिस इज नॉट अबाउट कि वो हाफ ऑफ द टाइम में कर रहा है। आई हैव सीन सिमिलर क्वेश्चंस इन डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट, एंड वहां पे स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो गलत कर देते हैं, हाफ ऑफ द टाइम में नहीं कर रहा, वो हाफ ऑफ द एफिशिएंट है वो उससे। तो हाफ ऑफ द एफिशिएंट का मतलब ये है कि ही इज टेकिंग डबल टाइम। सो इफ द वर्कर ए इज टेकिंग 6 आवर्स, so the worker B, who is half as efficient as A, will be
taking 12 hours to complete the same task. Now we have to tell the time for which both are completing the same task together. So the time taken by worker A is 6 hours. So the rate of doing work of A will be the reciprocal of the time, and that will be 1 by 6 hours. Similarly, the rate of doing work of B, which will be the reciprocal of the time taken by B, will be 1 by 12 hours. Now, if both are working together, so their rate of work will be added up. So combined rate आ जाएगा हमारे पास दोनों का. तो वो कैसे आएगा कि A भी काम कर रहा है और B भी काम कर रहा है. So the rate of doing work of A is 1 by 6, whereas the rate of doing work of B is 1 by 12. So this will be the combined rate. So remember, this will be the combined rate, not the total time. We have to find out the total time. How long will it take? So how long means we have to find out the time. So what I will do here is I will be taking the LCM. So if both the numbers are in the same table, दोनों नंबर अगर सेम टेबल में आते हो, यानी छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता हो तो बड़ा नंबर एलसीएम होता है. शॉर्टकट लगा लिया हमने ये कि 12 एलसीएम आ गया यहाँ पे मेरे पास, ऊपर 1 है, 6 2 जा 12, सो एलसीएम 12 है, प्लस ऊपर 1 आ जाएगा, 12 1 जा 12, सो दिस विल बी 3 by 12 because 2 1 जा is 2, 1 1 जा is 1. This will get cancelled and this will become 1 by 4. So the combined rate will be 1 by 4. Now we have to tell the time they will both take to complete the task when they are working together on the same task. So again we will take the reciprocal, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा. तो टाइम आ जाएगा मेरे पास 4 आवर्स. तो जब भी टाइम का आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो टाइम का रेसिप्रोकल लेने से क्या बन जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बन जाता है. और ऐसे सिचुएशंस के अंदर आपने पहले कंबाइंड रेट निकालना है, अगर तो वो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. अगर तो कंबाइंड रेट गिवन है कि भाई दोनों दो मिलकर इतने घंटों में काम करें, अकेला ए इतने टाइम में काम करता है, तो बताओ कि बी कितने देर में काम करेगा. या ए बी सी 3 लोग हैं, ए 2 घंटे में काम करता है, बी 4 घंटे में करता है, सी 8 घंटे में करता है, तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो फिर ऑल थ्री द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ऑल थ्री विल बी एडेड अप. तो पहला स्टेप इसमें क्या करना है, टाइम को आपने देखना है. टाइम सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने टाइम का रेसिप्रोकल लेके रेट निकाल लेना है. फिर आपने इक्वेशन बनानी है थर्ड स्टेप में कि भाई कंबाइंड रेट निकालना है तो दोनों ऐड होंगे आगे. फिर सिंप्लीफिकेशन है फोर्थ स्टेप में. सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा रेसिप्रोकल लेना है भाई, क्योंकि ये तो रेट था ना, हमें रेट नहीं निकालना, हमें कंबाइंड टाइम निकालना है उनका. हाउ लॉन्ग विल इट टेक. सो कहीं पर टाइम का वर्ड यूज नहीं है, तो हाउ लॉन्ग बताएगा कि टाइम निकालना है. एंड दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल विच रिक्वायर्स योर अटेंशन इन द एग्जाम. हाँ, अगर तो सिंपल होता कि भाई वर्कर ए 6 आवर्स में काम कर रहा है, वर्कर बी 12 आवर्स में काम कर रहा है, तो साफ दिख रहा था. यहाँ पे आप एग्जामिनर ने आपको ट्रिक करने की कोशिश की है कि सेकंड वर्कर की एफिशिएंसी आधी है. ये नहीं है कि उसको टाइम आधा लग रहा है, उसकी एफिशिएंसी आधी है. एफिशिएंसी आधे होने का मतलब ये है कि वो डबल टाइम में काम करता है. A sum of rupees 800 is shared between Ali, Sarah and Ahmed in the ratio of 3:2:1. How much money does Ali receive? So it's a super easy question. Starting के questions जो हैं वो इस पोर्शन के इजी हैं, आगे जाके थोड़ा सा टफ हो जाएंगे, तो इसलिए इस पोर्शन को कंप्लीट करना है एंड बड़ी अटेंशन से करना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और इंशाल्लाह ये आपके एग्जाम में होंगे. तो कह रहा है कि अली, सारा और अहमद जो है ना वो 3:2:1 के अंदर जो है ना वो क्या कर रहे हैं, अमाउंट्स को शेयर करते हैं. तो कितना मनी, अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अली को मिला है. अली का पहला पार्ट है ना. सो अली रेशो सारा रेशो अहमद एंड इट इज इन द रेशो ऑफ 3:2:1. इट इज इन द रेशो ऑफ 3:2:1. सो रेशोज के केस में हमेशा सबसे पहले रेशोइंग फैक्टर निकाला करें, क्योंकि रेशो डिवाइड होके आई है, तो रेशोइंग फैक्टर वो कोई नंबर है जो कि एक्स है लेट से. तो ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 1x. और रेशोइंग फैक्टर एक्स आता आगे. तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है ना, जो सम था वो 800 रुपीज का था, तो सम वॉज ऑफ 800 रुपीज, जो कि टोटल बनेगा 3x. अब 6x की वैल्यू जो है ना वो 800 है. इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 3 ये 4 आ जाएगा. सो x जो आ रहा है, जो रेशियोइंग फैक्टर आ रहा है वो 400/3 आ रहा है. अली के कितने पार्ट थे, ये अली के पार्ट थे, तो अली गॉट 3x पार्ट्स. सो 3 × 400/3 कर लेंगे, तो सिंपली 400 इज द शेयर ऑफ अली.
So Ali almost got half of the amount as compared the total amount. उनसे उसने आधी अमाउंट जो है ना 800 में से वो अली के पास चली गई, 800 से अली के पास चली गई. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन्स करंट एज इज ट्वाइस ऑफ हिज सन. जॉन की जो करंट एज है वो उसके बेटे की एज का डबल है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं ये कहता हूं कि जॉन की करंट एज जे है और सन की एज एस है, और करंटली क्या है कि जॉन जो है वो बेटे की एज का डबल है, 2s है. आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद जो उनकी एजेस का सम होगा वो 55 years हो जाएगा. तो अगर अभी जॉन की एज जे है तो 5 साल के बाद जॉन की एज J+5 हो जाएगी. अगर अभी सन की एज S है तो 5 years के बाद सन की एज S+5 हो जाएगी. और जॉन और उसके बेटे की एज का सम जो है, द सम ऑफ देयर एजेस, मींस के जॉन की एज प्लस बेटे की एज. कब की? 5 साल के बाद की. भाई अभी की जॉन की एज जे है ना, तो 5 साल के बाद J+5 हो जाएगी ना. अगर एक बच्चा अभी 13 years का है तो 5 साल बाद वो 13+5 18 years का हो जाएगा. तो मैंने यही काम किया कि अगर जॉन की अभी एज जे है, 5 साल बाद जॉन की एज J+5, अगर बेटे की एज अभी S ली है तो 5 years के बाद S+5, इन दोनों की एजेस का जो सम है दैट इज इक्वल टू 55. तो वो इक्वल है 55 के, वो इक्वल है 55 के. सो J+S की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी. तो ये हो जाएगा 45 और ये आ जाएगा J+S. जॉन की प्रेजेंट एज हम लोगों ने निकालनी है. सो जॉन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने निकालनी है. सो J की वैल्यू तो 2s है, तो पहले हम 2s पुट कर देते हैं यहाँ पे. S इज इक्वल टू 45 आ जाएगा. 3s इज इक्वल टू 45, S इज इक्वल टू 15, एंड जॉन डबल एज का है करंटली, तो 2 × 15. वैसे यहाँ पे काफी कम एज आ गई है जॉन की, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं. तो जॉन जो है ना वो वापस पुट करने पे 30 years का आ गया. तो रिकैप कर लेते हैं. तो स्टार्ट में हमें क्या गया कि जॉन की एज अपने बेटे की एज का ट्वाइस है, ठीक हो गया. फिर कहा गया कि 5 साल के बाद जो जॉन की एज होगी और जो सन की एज होगी 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years जो दोनों की एजेस का सम होगा वो 55 हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा. ठीक है. तो उनकी जो एज होगी वो 55 हो जाएगी. वैसे इसको 75 कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, इतना शॉर्ट आंसर ना आता. तो बहरहाल जो भी वैल्यू आनी है वो तो इक्वल करनी नहीं है हमने. तो लेट्स से अगर ये 75 होता तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट आंसर आना था. बहरहाल अभी हमने जो वैल्यूज थी उसी के मुताबिक किया है. तो जॉन और की एज 5 साल बाद J+5, सन की एज 5 साल के बाद S+5, सम उनका 55 years हो गया. सॉल्व किया मैंने, एक इक्वेशन बन गई J+S की फॉर्म में. तो याद रखेंगे ना, दो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, एक है जॉन और एक है सन की एज S. तो इक्वेशंस भी दो चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन मैंने बना ली. अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, 2 of S. तो 3s आ गया 45, S आ गया 15 और जॉन की एज आ गई 30 years. सो जॉन जो है ना वो 30 years का. A rectangle has a length of 2x plus 5 and the width of x plus 3, and if x is equal to 3 centimeter, what is its perimeter? तो perimeter होता क्या है भाई? एक रेक्टेंगल का जो sum of sides होता है वो उसका perimeter होता है. तो sum of side जो होता है perimeter होता है, perimeter का फॉर्मूला बन जाता है 2 × लेंथ प्लस width, क्योंकि इसमें ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये width है, ये width है. तो पहले देखते हैं कि लेंथ कितनी है. लेंथ है यहाँ पे 2x plus 5, 2 × 3, x की वैल्यू 3 गिवन है. कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसको अपने से लेंथी बनाने की कोशिश की हुई है. तो x की जगह पे 3 प्लग इन करा, लेंथ की वैल्यू 11 आ गई, विड्थ की वैल्यू x+3 गिवन है, वहां पे 3 प्लग इन करेंगे तो विड्थ की वैल्यू 6 आ जाएगी. पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 × 11 + 6 करने से आ जाएगा, 2 × 17 आ जाएगा. तो पेरीमीटर की वैल्यू 34 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 सेंटीमीटर्स. ये वैल्यू 34 सेंटीमीटर, राइट.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इस सारी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है। दैट इज 3 क्यूब रूट ऑफ 3 पावर 9 अंडर रूट ऑफ 2 पावर 10 क्यूब रूट ऑफ 7 पावर 6, 7 is to the power 6। सो क्यूब रूट एन का मतलब क्या होता है, पावर 1/n हो जाएगी। तो यहां पर हम यही काम करेंगे। सो दिस विल बी, सो दिस विल बी रिटन एज 3 की पावर 9 होल पावर 1/3, 2 की पावर 10 होल पावर 1/2, 7 की पावर 6 होल पावर 1/3। कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब, 2 1 जा 2 5 जा 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 का पावर 2 हो जाएगा, 7 का स्केयर हो जाएगा। 3 का क्यूब इज 27, वाई 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 2 की पावर 5 इज 32, भाई 2 इंटू 2 इज 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, and 7 का square is 49, and at the end simply you will add these up to get the answer। so 27 में 32 और फिर 49 ऐड करेंगे, 7 and 2 is 9, 9 and 9 is 18, 18 का 8, 1 is carried, 1 and 2 is 3, 3 and 3 is 6, 6 and 4 is 10, so 108 आ जाएगा आंसर। Moving on to the next one, we have to simplify for under root 50 plus under root 100। we have to simplify for it, under root 50 plus under root 100। so we can write down under root 50 as 50 का फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 और 1 आ जाएगा। सो 50 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 5, और यही अगर 100 होता तो एक और 2 स्टार्ट में आ जाता ना। चलें स्टेप्स कर देता हूँ, वैसे इंटरेस्ट टेस्ट में तो स्टेप्स के मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उससे डबल है ना, तो एक 2 एक्स्ट्रा लगा लो साथ उसमें आप। तो दिस विल बिकम, आगे तो यही आ जाएगा 25 और फिर आगे 5, तो यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 1, वही चीज़ है ना सारी की सारी। तो अंडर रूट 50 विल बिकम 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 100 विल बिकम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। सो जिसकी पावर 2 है वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 इंटू अंडर रूट 5 एंड दिस विल बी आउट ऑफ अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 5। so this will be written as 5 under root 2 plus 2 5 are 10। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बीच में एक स्टेप हम और कर लेते हैं, तो फिर देख लें कि ये अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 100 था। तो अगर किसी को ये शॉर्टकट से डिफिकल्ट लगा तो स्टेप कर लेते हैं। अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 100 था, अंडर रूट 50 का जब हमने 50 का फैक्टर्स बनाए तो दे बिकम 2 इंटू 5 की पावर 2, ऐसा ही था। एंड 100 के बनाए तो वो बने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, सो देवर 2 की स्केयर पावर हो जाएगी और 5 की पावर भी स्केयर हो जाएगी। सो अंडर रूट 50 विल बिकम 2 इंटू अंडर रूट 5 का स्केयर होल अंडर रूट, एंड अंडर रूट 100 विल बिकम 2 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर। अब जो स्टेप मैंने नहीं किया वो मैं कर देता हूँ, देखें अंडर रूट ए इंटू बी पड़ा हुआ हो तो इट विल बिकम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट सेपरेट हो जाएंगे तो उन अंडर रूट्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 का स्केयर प्लस अपनी जगह पे अंडर रूट 2 का स्केयर इंटू अंडर रूट 5 का स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5 आ जाएगा। सो 2 इंटू 5 इज 10 and 5 under root 2 in its place. So 10 plus 5 under root 2, option B here is the right answer. So this was a simple question, simplify ही करना था, क्वेश्चन भी सिंपल था, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं था, बट इट इन्वॉल्व फैक्टराइजेशन भी थी, उसमें फैक्टराइजेशन करनी थी, फैक्टर्स बनाने थे, उसके बाद जो है ना वो आगे फिर चीजें आनी थी हमारे पास। कह रहे हैं अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 है और एक्स वाई की वैल्यू 6 है, x प्लस वाई की वैल्यू 5 है और एक्स वाई की वैल्यू 6 है, वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो इसकी करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की करनी है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है दैट इज
एक्स, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, एक्स प्लस वाई, फिर आएगा एक्स स्केयर, अगर यहाँ पे प्लस है तो एक्स वाई के साथ यहाँ पर ऑपोजिट साइन आता है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर. So refer back to the algebra revision lecture, right? So now we have this value of x plus y, which is 5. We have this value of x, y, which is 6. And we need to find out the value of x cube plus y cube. But this value is not present here, which is x square plus y square. So we need to first find it out. So x plus y was 5. So to find out x square plus y square, I'll be taking square on both sides. This will become x square plus y square, a square plus b square plus 2ab is equals to 25. xy will be 6, 25. So 6 will go on, 2 into 6 will become 12 and will go on the right hand side, and that will become 13. So x square plus y square will become 13. So here what will happen is we'll be plugging in the values now. X plus y की value was 5, x square plus y square की value is 13, ये इसकी मिलाकर वैल्यू 13 आई है, एंड माइनस ये वाला अपनी जगह पे, एंड एक्स वाई की वैल्यू 6 है. तो सिंप्लीफिकेशन थी लेकिन देख के करनी थी. 5 अपनी जगह पे रहेगा, 13 में से 6 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट चॉइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, again an important question, can be in your exam inshallah. If 6 men can complete a job in 10 days, how long will it take for the 4 men to complete the same job? So the trick here is, अगर आपके पास ये गिवन हो कि इतने लोग इतने दिनों में काम करते हैं, तो ये बताओ कि अगर अब इतने लोग हैं तो कितना टाइम लगेगा. जैसे यहाँ पर है कि टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी डेज, नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, या अगर आवर्स होते तो आवर्स पूछ रहा होता है, यानी टाइम पूछ रहा है. या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इतने लोग हैं, वो इतने दिनों में अपनी फूड फिनिश करते हैं, तो बताओ कि अगर अब इतने लोग रह गए हैं तो वो फूड कितने डेज लास्ट करेगी. फिर इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर एक टाइप राइटर है या एक बेकर है, वो इतने टाइम में इतनी टाइपिंग करता है या इतनी बेकिंग करता है, तो अगर इतने नंबर ऑफ बेकर्स होंगे तो कितना टाइम लगेगा, या इतने इतने टाइम में अगर अब हम बेकिंग करवाना चाहते हैं तो कितने बेकर्स रिक्वायर्ड होंगे, या कितने टाइपिस्ट रिक्वायर्ड होंगे, या कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे. इन सारे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका कार है, बहुत ही सिंपल. जो आपने अननोन निकालना है, चाहे वो टाइम निकालना है या मैन निकालने हैं, उसमें यूजली टाइम होगा या नंबर ऑफ मैन होंगे. वो मैन कैन बी नंबर ऑफ मैन, लाइक हेयर यहाँ पे उनको मैन का नाम दिया गया, दे कैन बी द टाइपिस्ट का उनको नाम दिया गया, बेकर्स का नाम दिया गया है, चिल्ड्रन का नाम दिया गया है, सोल्जर्स का नाम दिया गया, वट्स एवर है. तो जो भी अननोन निकालना है उसके लिए आपने करना क्या है कि जो आपके पास गिवन डेटा है उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो भी वैल्यू पूछी गई है आज डेटा का, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आज डेटा में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वैल्यू, उससे आपने डिवाइड कर लेना, अननोन आ जाएगा. चाहे टाइम निकालना हो, चाहे मैन निकालना हो, चाहे कुछ भी उसमें वर्ड यूज हुआ है. तो यहाँ पे गिवन क्या बन रहा है कि 6 लोग काम करें 10 दिनों में. आज डेटा ये है कि 4 दिनों में कितने लोग काम करेंगे, तो 4 मैन विल टेक हाउ मेनी डेज. तो अब आज डेटा की वैल्यू 4 है, सिंप्लीफाई कर लो अब आप. 2 2 जा एंड 2 3 जा, 3 10 जा 30, 30 बाई 2 कर लेते हैं तो 3 5 जा 15 आ जाएगा. तो 15 डेज जो है ना, दे आर रिक्वायर्ड. तो 15 डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस जॉब. इफ वी हैव 4 men, 6 men completing the job in 10 days, and if we have 4 men, they will be taking 15 days to complete the same job, right? So moving on to the next question. Mod का क्वेश्चन है, मॉडुलस का क्वेश्चन है. What is the value of mod of x of minus 7 is equals to 4 minus mod of x minus 7? So you won't be opening the mods unless until the remaining term there is of mod. मॉड तब तक ओपन नहीं होता. और मॉड कैसे ओपन होता है, एक्स की टर्म के साथ अगर मॉड ओपन होगा, मॉडुलस ओपन होगा, तो एक दफा प्लस के साथ होगा, एक दफा माइनस के साथ होगा. हाँ, नंबर्स हो तो बस एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं. अगर -2 है तो मॉड +2 हो जाएगा, +2 है तो उसका मॉड +2 ही रहेगा. ये एग्जांपल दी है नंबर्स की.
तो सबसे पहले तो ये मॉड बिखर के पड़ा हुआ है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 7 एक जगह पे है, फिर 4 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 7 है। तो माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 राइट से लेफ्ट पे जाएगा, जस्ट लाइक मैंने बताया कि जैसे एक्स की टर्म जाती है, अगर एक्स की टर्म लेफ्ट राइट साइड पे माइनस एक्स है तो राइट साइड पे जाएगी इक्वेशन को तो प्लस एक्स हो जाएगी, यहाँ पर भी यही काम होगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 ये वाला इन इट्स प्लेस है, ये माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 विल बिकम 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 7। इस साइन को नहीं आपने चेंज करना, जो होल ब्रैकेट के बाहर साइन था वही चेंज होगा, एक ही दफा इफेक्ट आएगा, 4 आ जाएगा। टू के साथ कैंसिल कर लेंगे, टू वन जा टू टू जा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू, अब मॉड ओपन करेंगे तो एक दफा +2 और एक दफा -2 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू +2 एंड द अदर वन विल बी एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -2। -7 को राइट साइड पे ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू 2 + 7 हो जाएगी, 2 + 7 विल बिकम 9। सो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। -7 वाले केस में राइट साइड पे चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू +7 हो जाएगी, राइट साइड पे जाके तो वो +5 आ जाएगी। तो एक्स की एक वैल्यू +9 आई है, दूसरी जो है ना वो +5 आई है। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लें। तो ये वैल्यूज जो है ना वो आ रही है 9,5। सो +9 +5 इसकी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे मिस टाइप था, यहाँ पे टाइपिंग एरर था, चॉइसेस करेक्ट मार्क नहीं थी, मैंने चॉइसेस मार्क कर दी है, वैसे भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। कह रहा था पॉइंट 2,2 लाइज ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अबव बिलो इनसाइड आउटसाइड ऑप्शन है हमारे पास। एक सर्कल है, एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सर्कल है हमारे पास और उस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट 2,2 है ये सर्कल के कहाँ लाए करेगा। पहली बात तो ये है कि अगर सर्कल की इक्वेशन यूं गिवन हो, जैसे यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में, और उसके साथ कोई टर्म एक्स और वाई में ऐड नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये है कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। तो इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ग्राफ के ऊपर ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0,0 होते हैं। और राइट साइड पे इसमें, इस इक्वेशन में यहाँ पे राइट साइड में रेडियस का स्क्वायर पड़ा हुआ होता है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। सो बेसिकली दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। सो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू विल बी +1, आर की वैल्यू विल बी +1। सो द रेडियस इज 1। सो इट मीन्स कि ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस 1 होता है। रेडियस इक्वल टू 1 होता है। अब हर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, तो सारे रेडियस हैं। और इन सारे रेडियाइज की वैल्यू या रेडियसेस की वैल्यू, एक रेडियस होता है एक से ज्यादा रेडियाई होते हैं, वैल्यू तो 1 बनती है। हमसे जो पॉइंट पूछ रहे हैं वो 2,2 पूछ रहे हैं। तो अगर मैं, ये ओरिजिन था जो कि था 0,0, इस चीज को अब मैं ग्राफ के ऊपर लेके जाऊं तो ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस तो इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको पर्पल में मार्क कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ग्रीन में रेडियसेस ड्रॉ किए हैं और ये इसका ओरिजिन है। तो 2,2 कहाँ बनेगा, तो इसका मतलब है एक्स एक्सेस में हम 2 चले गए, एक्स एक्सेस पे 2 चलने का मतलब ये है कि रेडियस है ना यहाँ तक, तो ये सारा आर तो 1 है, तो हम इससे बाहर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे कहीं, और फिर वाई के ऊपर भी 2 चले जाएं, बेशक ऊपर 2 चले जाएं, तो वो भाई पहले ही हम सर्कल से बाहर चले गए हैं, तब तो सर्कल के वापस अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दिस पॉइंट 2,2 इज नॉट अबव द सर्कल, इज नॉट बिलो द सर्कल। पॉइंट्स लाइन के अबव या बिलो या ऑन द लाइन हो सकते हैं। सर्कल में या तो इनसाइड द सर्कल होगा एक पॉइंट, भाई ये एक पॉइंट है तो सर्कल के अंदर है, ये एक पॉइंट है तो सर्कल के बाहर है। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 2, तो ये बनता है, तो सर्कल से क्या है, ये बाहर है।
आउटसाइड द सर्कल है। So this point 2,2 is outside the circle. It is outside the circle. तो ये सर्कल के बाहर है। The average of 5 numbers is 28. 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो 28 है। If one number of the numbers is 24, what is the average of the remaining 4 numbers? तो अगर 5 नंबर्स की एवरेज इज 28, सो एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने नंबर्स हैं उतने नंबर्स को सम अप करते हैं, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो 5 नंबर्स हैं, लेट सपोज फर्स्ट नंबर इज x1, सेकंड इज x2, थर्ड इज x3, फोर्थ इज x4, फिफ्थ इज x5 एंड देयर एवरेज इज 28। So we are asked that if one of the number is 24, let's suppose x5 की value is 24, what is the average of the remaining 4 number? So 4 numbers की average क्या हो जाएगी? x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4 की value निकालनी है हमने। This will become x1, this will x2, x3, x4। x5 की वैल्यू क्या है? 24 है, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 5 इज इक्वल टू 28। तो 5 इंटू 28 कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस बिकेम 140, ये आ गया मेरे पास 140। और लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या रह गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और साथ में क्या पड़ा हुआ था? इनके 24 पड़ा हुआ था। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख लेते हैं। एंड इक्वल टू राइट साइड पे क्या हुआ मेरे पास? 5 इंटू 128 करने पे हो गया 140। 24 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, बिकॉज हमें तो इन सब की वैल्यू निकालनी है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 के सम की वैल्यू निकालनी है, सारी टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो 140 में से 24 को माइनस कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 2 गया तो 116 आ जाएगा हमारे पास, राइट। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की जो वैल्यू है वो 116 आ जाएगी। अब दोनों तरफ हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 11 में से 8 गया, 3 बचा, 36 आ गया, तो ये आ जाएगा 29। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 4, यानी फर्स्ट 4 नंबर की एवरेज बन गई ये, और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है हमारे पास 29। तो वो वैल्यू हमारे पास गिवन है, आ जाएगी मेरे पास 29 आ जाएगी। रिकैप कर लेते हैं। कह रहा है कि 5 नंबर्स की एवरेज जो है वो 28 है। तो एवरेज कैसे निकाली जाती है? एवरेज निकालने का तरीकाकार क्या है? एवरेज निकालने का तरीकाकार है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम करेंगे, फर्स्ट टर्म x1, सेकंड टर्म x2, x3, x4, x5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या आ रहा है? 28। पांचवी टर्म जो है वो हमने सपोज की कि x24 है, फिफ्थ टर्म 24 है, कोई एक टर्म उसमें से 24 है, तो बाकी रिमेनिंग 4 का एवरेज निकालेंगे। रिमेनिंग 4 का एवरेज क्या होगा? x1, x2, x3, x4 डिवाइड बाय 4। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 28 किया, 28 किया तो 140 आ गया। 140 में से ये राइट साइड पे ले गए, 24 को माइनस किया, 116 आ गया। एंड दोनों तरफ फिर 4 से डिवाइड किया। रीजन 4 से डिवाइड करने की, भाई एवरेज निकालनी थी ना 4 नंबर्स की, तो एवरेज कैसे आएगी? सम। तो 4 नंबर है, सम डिवाइडेड बाय n, तो 4 नंबर का सम है ना जब, तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया मेरे पास 29। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम न्यूमरस टाइम्स। x की वैल्यू है p प्लस क्यू डिवाइड बाय p माइनस क्यू। अच्छा है, एक स्टेप का क्वेश्चन है टोटल, और वैल्यू निकालने का कह रहा है कि x प्लस 1 की वैल्यू निकाल दो। तो ये अगर हमने x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पे x आ गया, ये वाला प्लस 1 अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, एलसीएम ले लेंगे। अब जब एक ही वेरिएबल हो डिनोमिनेटर में और कोई वेरिएबल ना हो, तो वही वेरिएबल एलसीएम आ जाता है। तो p माइनस क्यू ही एलसीएम आएगा ना, जो यहाँ पर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो प्लस 1 के साथ, तो सेम साइंस के साथ वही टर्म आ जाती है। अगर -1 होगा
तो वही टर्म आएगी लेकिन साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। तो दिस विल बिकम p माइनस क्यू, minus q plus q will get cancelled and p plus p will become 2p. So the answer will be 2p divided by p minus q. So nothing strange in this question, nothing difficult in this question, but ये एलसीएम लेना आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा। x plus 1 by x की वैल्यू 2 है, you have to find out the value of x4 plus 1 by x4. अगेन a easy question, a very typical question, पता नहीं फिर भी मिस्टेक इसमें क्यों करते हैं। तो यहां पर हमें x4 प्लस 1 बाय x4 चाहिए, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम पहले स्केयर करेंगे फिर दोबारा स्केयर कर लेंगे। तो हमारे पास x4, क्योंकि जब हम एक दफा स्केयर करेंगे तो x स्केयर वाली टर्म्स आएंगे, जब दोबारा स्केयर करेंगे तो x की पावर 4 वाली टर्म्स आएंगी। एंड एक शॉर्टकट याद रखिएगा, अगर आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स गिवन हो कोई वैल्यू a, और आपने x स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर निकालना हो, आप अगर स्टेप्स नहीं करना चाहते तो फिर ये बनेगा a स्केयर माइनस 2, अगर ये प्लस के साथ है। अगर x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू a गिवन है और आपने x स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर निकालना है, तो फिर उस केस में a स्केयर प्लस 2 हो जाएगा। तो हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, मैं पहले स्केयर कर लेता हूं दोनों तरफ। a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन किया, इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4x, और x कैंसिल, राइट हैंड पे चला जाएगा ना ये 2 नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में जब मैं सिर्फ x4 प्लस 1 बाय x4 निकालूंगा, ये वैल्यू मैं जब निकालूंगा तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे x स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर रह जाएगा। तो x स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर की वैल्यू 2 रह जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो 2 रह जाएगी। तो x स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई 2, प्लस 1 बाय एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है जी, ये x स्केयर लिखा हुआ है, बट हमें तो x4 प्लस 1 बाय x4 निकालने का कहा गया, तो अगेन स्केयर कर लेते हैं। अगेन जब स्केयर करेंगे तो a स्केयर यानी x का स्केयर x की पावर 4, b का स्केयर 1 बाय x का स्केयर 1 बाय x की पावर 4 प्लस 2ab, टू राइट साइड पे अगेन चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता होता है, शॉर्टकट भी डायरेक्ट लगाया जा सकता था भाई। पहले x प्लस 1 बाय एक्स गिवन है, तो x स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, a स्केयर माइनस 2, a स्केयर जो वैल्यू गिवन होती है वो है, तो वो 2 का स्केयर है, 2 के स्केयर में से 2 चला गया, 2 रह जाएगा, एक स्टेप में ही हो गया। दोबारा हमने इसका स्केयर करना है तो फिर यही काम हो जाएगा, तो फिर अगेन 2 का स्केयर माइनस 2 होगा तो फिर 2 ही आएगा, 4 में से 2 जाएगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज 83, दो नंबर्स का सम जो है वो 83 है, x प्लस वाई का सम जो है वो 83 है। इफ वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो पेपर में आपको ट्रैक करेगा वर्ड प्रॉब्लम में, कि अगर एक नंबर दो ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। सो लेट सपोज x की वैल्यू 2 ज्यादा है देन द डबल ऑफ y, x ऑलरेडी 2 ज्यादा है, अगर हमने इक्वेट करना है तो हम दूसरी तरफ 2 ऐड करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। मैं ये कहता हूं कि आई हैव 2 रुपीज मोर देन अली, और मेरे पास 100 रुपीज हैं, तो अली से अगर 2 रुपए मेरे पास ज्यादा है, 2 रुपीज ज्यादा है, तो अली के पास 2 रुपीज कम है, तो इक्वेट थोड़ी होंगे, फिर अली के पास 2 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो x, if one of the number, so I have suppose that x is 2 more than the twice of y, तो x is already 2 more, तो y में मैं 2 ऐड करूंगा तब जाके इक्वेशन बनेगी। x plus 2 is equals to 2y will be an incorrect equation, right? So रीअरेंज कर लेते हैं, x minus 2y is equals to plus 2 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन थी x plus y is equals to 83, माइनस माइनस माइनस, plus x minus x cancel, minus 2y minus y will become minus 3y and this will become minus 81. y की वैल्यू विल बिकम 27, यहां पे आपने y पुट कर दिया 2 इंटू 27 प्लस 2 कर लेंगे, 54 प्लस 2 हो जाएगा, 54 प्लस 2 विल बिकम 56। x आया है 27,
वाई आया है 27, यानी एक नंबर आया 27 और अगला नंबर आया है 56। सो एक्स वाई विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, दोनों नंबर्स बताने थे, नंबर हमने बता दिए। A circle with radius 5 and center at its origin will pass through all the points except. Now similar question to the one जो कि x square plus y square में एक सर्कल गिवन था। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, जिसका रेडियस क्या है 5 है। रेडियस 5 होने का मतलब है कि ये डिस्टेंस यहाँ से 5 यूनिट्स है, ये डिस्टेंस यहाँ से भी 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 5 यूनिट्स है। तो कौन से पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे एक्सेप्ट ये सर्कल के ऊपर होगा, ये भी सर्कल के ऊपर होगा, ये भी सर्कल के ऊपर होगा, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं होगा। मुझे कैसे पता चला? शॉर्टकट से। शॉर्टकट ये है कि जब आपको एक रेडियस दिया जाए और आपको कहा जाए कि कौन सा पॉइंट सर्कल के ऊपर है कौन सा नहीं है, तो अगर एक पॉइंट 0 है उसमें से और एक पॉइंट के ऊपर रेडियस पड़ा हुआ है, चाहे प्लस में पड़ा हुआ है चाहे माइनस में पड़ा हुआ है, तो वो पॉइंट रेडियस के ऊपर होता है, वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है। 0, r तो हो चुका है और वो प्लस r, 0 हो जाएगा। तो आप कॉमन सेंस लगाएं। मैं 5 मिनट, ओरिजिन तो क्या है 0, 0 है, मैं 5 मिनट यहां पर चला, फिर y पे 0 चला, तो ये पॉइंट आ रहा है तो सर्कल के ऊपर है। 0, 5 एक्स पे मैं 0 रहा, y पे मैं 5 चल गया, ये पॉइंट आ रहा है। -5, 0 एक्स पे -5 चले, y पे हम चले ही नहीं, तो ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर आ रहा है। और एक पॉइंट जो उसने नहीं दिया पर मैंने कहा कि वो भी सर्कल के ऊपर ही होगा, 0, -r, यानी एक्स पे 0 चले y पे -5 चले, ये पॉइंट ये भी सर्कल के ऊपर है। ये पॉइंट सर्कल में नहीं है 5, 5, तो x के ऊपर 5, y के ऊपर +5 ये बनता है, तो ये पॉइंट बनता है 5, 5। तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए नहीं करता बल्कि सर्कल से बाहर लाए करता है। तो टेक्निक क्या है, अगर किसी एक पे 0 होगा और किसी एक पे रेडियस पड़ा हुआ होगा प्लस में या माइनस में और सर्कल ओरिजिन वाला है, तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। उसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा वो सर्कल के ऊपर। तो यूं आपने क्विकली पहचान लेना कि एक में 0 होना लाजमी है, जिसमें दोनों में वैल्यूज आ रही हैं वो पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है। नाउ देखने में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू है 2 माइनस √3 और x+1/x का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं। x+1/x का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो x तो गिवन है, 1/x कहां से आएगा? तो 1/x क्या बनता है? 1/x बनता है 2 + √3। रैशनलाइजेशन से आएगा। कैसे? पहले तो मैं 1/x निकालूंगा, 1/x आएगा 2 माइनस √3, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट किया। अब रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करने के लिए जो अंडर रूट होता है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये 2 माइनस √3 2 + √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। फोर माइनस थ्री 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 + √3, 2 + √3 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा x+1/x का होल स्क्वायर। x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 और 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2 + √3। ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस √3 + √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 जो है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो लेफ्ट साइड पे x+1/x का होल स्क्वायर ही रहेगा, x+1/x का होल स्क्वायर ही रहेगा वो, ठीक है। उसको हमने ओपन नहीं करना। सो हमें क्योंकि x²+1/x² निकालने का नहीं कहा गया बल्कि x+1/x का होल स्क्वायर निकालने का कहा गया था। अगर हमें वो ये कहता है कि x²+1/x² निकालें, तो फिर इस केस में हम फिर लेफ्ट साइड पे इस फॉर्मूला को ऑपरेट करते, a² + b² + 2ab इंटू 2ab, तो x इंटू 1/x आ जाता है, इज इक्वल टू 16। राइट साइड पे x के साथ कैंसिल होता है और उस केस में फिर ये 2 उधर जाकर माइनस होता है, तो 16 - 2 14 आंसर आता। कब? जब x² + 1/x² निकालने का कहता है। यहाँ पर सिर्फ उसने x+1/x का होल स्क्वायर कहा था। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
have a sum of 27 and a common difference of 3, find the first term। तीन टर्म्स हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जिनका सम जो है वो 27 है, थ्री टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म है लेट से x1, सेकंड टर्म है लेट से x2, थर्ड टर्म है लेट से x3। तीनों का जो सम है वो क्या है, 27 है। कॉमन डिफरेंस उनके बीच में क्या है, 3 का डिफरेंस है। यानी एक टर्म से आप जब आप दूसरी टर्म पे जाते हैं तो 3 ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है x1 तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, वो x1 प्लस 3 है, वो x1 प्लस 3 है। थर्ड टर्म क्या है, वो सेकंड टर्म में 3 ऐड करने चाहिए। तो सेकंड टर्म क्या थी, x1 प्लस 3। तो सेकंड टर्म में जब आप 3 ऐड करोगे तो x1 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि एक 3 पहले से एक और 3 आप ऐड करेंगे, 3 का डिफरेंस, तो x1 प्लस 6 हो जाएगा। हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है, हमने x1 निकालना है। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, x1 प्लस x1 प्लस x1 विल बिकम 3 टाइम्स x1, 3 प्लस 6 विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम 27। 9 में से 27 चला जाएगा, 18 आ जाएगा, 3x1 आ जाएगा, x1 फर्स्ट टर्म है, x1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो रिकैप कर लेते हैं, कह रहा है कि थ्री टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स ऐड होके जनरेट होती हैं, अरिथमेटिक सीरीज में टर्म्स ऐड होके जनरेट होती हैं। मल्टीप्लिकेटिव सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज में टर्म्स मल्टीप्लाई होके जनरेट हो रही होती है। कॉमन डिफरेंस 3 क्या है, तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म x1, सेकंड टर्म x2, थर्ड इज x3। फर्स्ट टर्म x1 है, तो x1 में 3 ऐड हुआ, सेकंड टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म में 3 ऐड हुआ तो थर्ड टर्म आ गई, तो 3 x1 प्लस 3 में 3 ऐड हुआ होगा तो x1 प्लस 6 हो जाएगा। कॉमन सेंस लगानी है थोड़ी सी इसमें। x1 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 3x1, 3 प्लस 6 9, 9 राइट साइड पे चला गया, माइनस हो गया, x1 की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। x1 की वैल्यू जो है वो 6 आ गई है। सिंप्लीफाई करना है, एक्स क्यूब वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर वाई का क्यूब। एक्स स्केयर के साथ एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स आ जाएगा, वाई स्केयर के साथ वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाई आ जाएगा, तो एक्स बाय वाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इज देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट में वैल्यूज ही गिवन नहीं है, तो फिर इंट्यूशन से सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो जब भी आपको परसेंटेज सपोज करनी पड़ जाए तो मेरा ये एडवाइस है आप सबको कि आप वैल्यूज क्या लें, 100 ले लें, 10 ले लें, 1000 ले लें। क्यों, क्योंकि उनका 1%, 10%, 20% निकालना आसान है। तो मैंने सपोज किया कि पहले उसकी प्राइस थी 100 रुपीज़, उसमें 20% का इंक्रीज आया, तो 100 का 20% तो 20 है, जब उसमें 20% का इजाफा हो गया तो नई प्राइस 120 होगी। अब 20% का डिक्रीज हुआ है, तो 20% का डिक्रीज न्यू वैल्यू के मुताबिक हुआ है ना, तो इस न्यू वैल्यू के मुताबिक 20% का डिक्रीज हुआ है। तो 120 का पहले तो 20% निकालेंगे, फिर डिक्रीज करने के लिए माइनस करेंगे। तो किसी भी नंबर का 20% निकालने के लिए नंबर को उठाएंगे, 20 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, वो तो 24 का डिक्रीज आ रहा है। तो अब नई वैल्यू थी 120, उसमें जब 20% का डिक्रीज आया, माइनस करेंगे तो 96 आ गया। इनिशियली तो वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, वो तो 100 थी। तो 4% का ओवरऑल डिक्रीज आया है। ठीक है, 96 और 100 में 4% का डिफरेंट है। अगर आप 100 लेते हो वैल्यू तो 100% भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियसेस ऑफ रेडियाई, रेडियसेस को कहते हैं, एक से ज्यादा रेडियस को कहते हैं, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रीजन बिटवीन देम। तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल है 10 सेंटीमीटर के रेडियस का, और एक उसके अंदर सर्कल है, ये थोड़ा सा मेरा खराब हो गया वैसे, तो अंदर एक सर्कल है, थोड़ा सा ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। अंदर में एक सर्कल है जो कि है हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स का रेडियस का। हमने इनके बीच का एरिया निकालना है, हमने इनके बीच का क्या निकालना है, हमने इनके बीच का एरिया निकालना है। सो एक रेडियस के बीच में, एक सर्कल के बीच में एक और सर्कल है, तो लेट्स से इनका सपोज का लिया मैंने ओरिजिन है, ओरिजिन ना भी सपोज करें, सेंटर दोनों का सेम हम सपोज भी अगर कर लें, तो ये जो ग्रीन में ड्रॉ किया है इस पर्पल सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और
ये जो रेडियस है, इसको रेड में कर लेते हैं, रेड का रेड में कर लेते हैं, तो ये जो रेडियस है अंदर वाले सर्कल का वो 6 सेंटीमीटर है। हमने ये बीच के रीजन निकालना है, ये जो डोनट बन रहा है ये निकालना है हमने, तो ये डोनट निकालना है हमने। तो पहले तो हम निकालेंगे ना एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। तो एरिया कैसे होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर पाई 100 बाय आर। ये ग्रेटर सर्कल का निकाला। इनर सर्कल का रेडियस है 6, तो पाई 6 का स्क्वायर 36 पाई आ जाए। अब डिफरेंस कैसे लेंगे, A2 माइनस A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे, 100 पाई में से 36 पाई को माइनस कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। सो इट विल बी विच विल बी 64 पाई। तो आपके पास चॉइस में पाई की फॉर्म में था तो 64 पाई आएगा, राइट जी। सो दिस वन वाज इजी। सिर्फ उसने जानबूझ के एग्जामिनर ने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फिगर खुद से ड्रॉ नहीं की और हमें खुद से फिर सर्कल्स लेके ड्रॉ करनी पड़ेगी। 2 प्लस माइनस मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ -2 फिर -2 फिर -2 फिर +2 है, तो +2 तो +2 ही रहेगा। मॉड ऑफ -2 जब करेंगे तो +2 हो जाएगा। जब मॉडुलस लेते हैं ना नेगेटिव वैल्यू का प्लस हो जाती है। ये तो -2 पड़ा हुआ है, ये भी -2 पड़ा हुआ है, प्लस वैल्यू का भी मॉडुलस लेते हैं तो प्लस ले हो जाती है। ये नहीं होता कि मॉड जब ओपन होता है तो प्लस का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का प्लस हो जाता है, नो। कॉन्स्टेंट्स के केस में माइनस खुलेगा तब भी प्लस आएगा, प्लस खुलेगा तब भी प्लस आएगा। मॉड की बात कर रहा हूँ, मॉड खोलने की बात कर रहा हूँ। +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला +2 ये वाला -2 भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपली पीछे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 आंसर आ गया। 3x + y की वैल्यू 19 गिवन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। x + 3y की वैल्यू 1 गिवन है, 2x + 2y पूछ रहा है। सो 3x + y की वैल्यू इज 19, x + 3y की वैल्यू इज 1। सो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 3y। तो 3 × 1 - 3y plus y is equals to 19. 3 1s are 3 minus 9y plus y is equals to 19. This will become -8y and this will become 16. How? 3 राइट साइड पे जाएगा, 19 में से माइनस हो जाएगा। जब 19 में से माइनस हो जाएगा तो माइनस होने पे वो क्या रह गया था, +16 रह गया था, +16 रह गया था ना, 19 में से -3 होगा, तो ये कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू -2 आ जाएगी क्योंकि -8 से डिवाइड होगा। y की वैल्यू क्या आ गई, -2। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस माइनस +6, 1 + 6 इज 7 एंड हमने फाइंड आउट करना है 2x + 2y। तो 2x + 2y, 2x की जगह पे 7 आ जाएगा, y की जगह पे -2 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 14 - 4। 14 - 4 10 बनता है। चॉइस में हमेशा नजर रखनी है एग्जाम में, तो टाइम सेव होगा और फिर क्विकली आप आंसर बता सकोगे। x - y का डिफरेंस जो है 1 आ रहा है, तो गिवन है हमारे पास कि x - y करें तो इक्वल टू 1 आता है। तो क्या होगा, क्या x ग्रेटर देन y होगा, x इक्वल टू y होगा, या y ग्रेटर देन x होगा। देखें x इक्वल टू y तो हो नहीं सकता, x और y अगर इक्वल है तो दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। भाई x भी वही है, y और भी वही है, x भी 2 y भी 2, 0 आएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी तो तब भी आंसर +1 नहीं आता। तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तभी तो आंसर 1 आएगा, चाहे वो 1001 में से आप 1000 माइनस करो, तो 1 का डिफरेंस होगा तो 1 आएगा। तो x इज ग्रेटर देन y, तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से ग्रेटर होगी, तो x y से बड़ा होगा। सेकंड नहीं ग्रेटर हो सकती, ये भी नहीं हो सकता आंसर। वजह, भाई सेकंड बड़ी है, क्योंकि सेकंड से मैं मुराद कह रहा हूँ जो बाद में पड़ी हुई है। तो x2 है, सेकंड y है, वो बड़ी है, तो फिर +1 थोड़ी आएगा, वो तो -1 आएगा। यहाँ पे तो +1 आ रहा था, तो ये भी इनकरेक्ट है। डिटरमिन यस हम कर सकते हैं। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू, अब बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ रहा था जो टाइम बूस्ट देता है, ये वैसा क्वेश्चन आ गया, 305 + 205 आ गया, तो ये ऐड हो जाएंगे। जस्ट लाइक अगर 3x और 2x की टर्म ऐड होकर 5x बनती है तो ये टर्म बन जाती है 5/5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे रीनंबरिंग कर लीजिएगा, ये 25 था और 24 और 25 दोबारा रीनंबर हो गया, इसने 26 होना था, तो 2 क्वेश्चन बीच में एक्स्ट्रा है इन रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर, पास पेपर्स के अंदर। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x + 4 =
तो नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वैल्यूज होती हैं। अब एक तरीका कार तो यह है कि आप इसको फैक्टराइज करें, एक्स की वैल्यूज निकालें और बताएं कि रूट्स क्या हैं। तो यूं भी कर सकते हैं। तो एक्स स्केयर, 4 1 जा 4, मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर बनेंगे 2 आए तो -2x +4। एक्स कॉमन ले लेंगे, x-2 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे, x-2 आ जाएगा। x-2 एक आ गया, दूसरा भी आ गया, x-2 इक्वल टू 0। x-2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा भी x-2 इज इक्वल टू 0। तो एक भी x आएगा 2, दूसरा भी x आएगा 2। सोल्यूशन सेट में रिपीटेड तो नहीं लिखा जाता, तो रूट्स रियल है, रियल नंबर है, रिपीटेड है, इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल, रिपीटेड का मतलब क्या हुआ? इक्वल। दोनों रूट सेम ही आए हैं। सेकंड क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac है, जो कि प्रॉपर मेथड है करने का। हर जगह आप फैक्टराइज करोगे तो टाइम लगेगा। तो a क्या होता है? जो कि x का कोफिशिएंट है। b a क्या होता है? जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b क्या होता है? जो कि x का कोफिशिएंट है। और c क्या होता है? जो कि कांस्टेंट वहां पे गिवन है। तो b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे। तो b का स्क्वायर यहाँ पे क्या है? b क्या है यहाँ पे? -4 है, -4 का स्क्वायर। -4 फॉर्मूला का a 1 है क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है, और c जो है वो भी 4 है। तो ये आ जाएगा 16 - 16 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0। ये सारी टर्म जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। कौन सी टर्म? b² - 4ac। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा हो तो रूट्स रियल होंगे और रिपीटेड होंगे, यानी इक्वल होंगे, एक दूसरे के सेम होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, यानी ये जो टर्म थी b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आ रही है, तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी अनरिपीटेड होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो सबसे आसान ये है कि b² - 4ac निकालो, देख लो अगर तो वैल्यू पॉजिटिव है, रियल और अनइक्वल, इक्वल टू 0 है, रियल एंड रिपीटेड। Two cyclists start from the same point but travel in opposite directions. One cycles at 12 miles per hour and the other one cycles at 15 miles per hour. After 3 hours, how far are they? How far apart are they? दो साइकिलिस्ट ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। लेट्स से ये वो पॉइंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। साइकिलिस्ट ए जो है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड है 12 माइल्स पर आवर। साइकिलिस्ट बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड है 15 माइल्स पर आवर। 3 घंटे के बाद कितना होगा? तो अगर एक साइकिलिस्ट ए जो है वो ट्रैवल करता है 12 माइल्स 1 आवर में, तो 3 आवर्स में वो कितने कवर कर लेगा? 3 × 12 36। तो वो तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ चुका होगा? 36 दूर आ चुका होगा। दूसरा जो है वो 15 कर रहा है, 3 आवर्स में वो 3 × 15 करेंगे तो 45 माइल्स आ चुका होगा। तो वो यहाँ से लेफ्ट साइड पे कितना दूर आ गया? वो 45 माइल्स दूर आ गया उस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था ना, सेम था। ये 36 दूर है, वो 45 दूर है। हाउ फार अपार्ट दे, टोटल कितने हैं वो? टोटल अब उनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 45 + 36 हो जाएगा, क्योंकि साइकिलिस्ट ए यहाँ पर है, अब साइकिलिस्ट बी यहाँ पर है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमें करना पड़ेगा। 6 और 5 11 का 1 कैरी, 5 और 3 81, तो 81 माइल्स अपार्ट हैं ये। अब find the total amount at the end of the period for a simple interest on a sum of money for 2 years at 10% per annum। टोटल अमाउंट निकालनी है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं निकालना। रिसेंट पास पेपर का क्वेश्चन है, फेज 1 में भी था ये भी के। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100, प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे गिवन नहीं है, मिस प्रिंट हुआ है। फॉर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ऑफ लेट से ₹1000 है, तो 1000 रुपीज है, या $1000 कर लें आप। 1000 है डॉलर्स प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर 10% का रेट है। आर जो है रेट 10% है, टाइम 2 ईयर्स है, डिवाइड बाई 100 कर। तो ये सम ऑफ मनी कितना था? 1000 था, जो यहाँ पे मिस टाइप हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? PRT/100, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कौन सी अमाउंट है? जो कि आपने बैंक में
रखवाई है, तो प्रिंसिपल अमाउंट थी $1000, रेट है उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट मिल रहा है 10% के लिए, टाइम कितना है, 2 सालों के लिए रखवाया गया। जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 10 10 100, 100 2 हो जाएगा, तो इंटरेस्ट आएगा इस पे 2 सालों में ₹200 का। टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, अमाउंट बन जाएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन जाएगी। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट थी $1000, उस पर इंटरेस्ट लग गया 2 सालों में $200 का, तो टोटल अमाउंट अब $1200 हो जाएगी। सिर्फ सिर्फ अगर इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो इंटरेस्ट तो 200 है। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 गिवन है, x प्लस 1/x का होल क्यूब निकालना है। याद रखिएगा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ x प्लस 1/x का होल क्यूब निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 5 गिवन थी, दोनों तरफ मैं क्यूब कर लूंगा। अब इसको क्लोज ही रहने देना, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब निकालो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने का नहीं कहा गया। तो सिंपली होल क्यूब करने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट साइड पे तो क्यूब कर लूंगा, वो 125 आ जाएगा, तो x प्लस 1/x होल क्यूब की वैल्यू 125 आ जाएगी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी करना है। अब ए की वैल्यू 243 है, बी की वैल्यू 137 है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने डायरेक्ट वैल्यूज नहीं इंसर्ट की, पहले मैंने फॉर्मूला जो टर्म्स गिवन है उसको मैंने फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर लिया। भाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी विल बी कैंसल्ड, तो ए प्लस बी आ जाएगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा। ए की वैल्यू 243, बी की वैल्यू 137 गिवन है, तो 243 और 137 को ऐड कर लेंगे, 243 में 137 को ऐड करेंगे, 7 और 3 0, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 3 8, ठीक है, और 2 और 1 3, तो 380 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इन द लॉग बेस 10 ऑफ 100 ऑफ 1000 इज इक्वल टू x, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लॉग बेस 10 रहने देते हैं, ठीक है, 1000 कैन बी रिटन एज 10 का क्यूब इज इक्वल टू x। जो लॉग की पावर होती है, वो लॉग का रूल है कि स्टार्ट में आकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 log 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू x। जिस नंबर का लॉग ले रहे हो वही नंबर बेस में पड़ा हुआ हो, log x ऑफ x 1 होता है, तो log 10 ऑफ 10 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 कर लेंगे इज इक्वल टू x, x की वैल्यू सिंपली 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एन एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द अननोन एंगल। सिर्फ स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, कुछ भी नहीं है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 होगा ना, एक जो होगा वो क्या होगा, ये वाला 90 होगा लेट से, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक हो गया 30 डिग्री का। अननोन कितना हो जाएगा, 60 का। रीजन, भाई सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है, तो x प्लस 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 120 है, 120 राइट साइड में से जाकर माइनस हो जाएगा, 60 डिग्रीज आ जाएगा, तो थर्ड एंगल विल बी 60 डिग्री, द अननोन एंगल विल बी 60 डिग्रीज। डिटरमिन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज द हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, ये 4 है। अच्छा अगर यूं होता क्वेश्चन, जो कि होता भी रहा है पास्ट एग्जाम्स में, तो फिर हाईएस्ट पावर इसमें पड़ी हुई है, और फिर पावर हाईएस्ट पावर फिर 4 नहीं है, फिर सिर्फ 4 को नहीं देखना, फिर ये ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 1 5 हो जाएंगे, तो उस केस में फिर 5 होगी, इस केस में 4 थी। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ट्रैक करते हैं एग्जामिनर्स डिग्री के साथ, डिग्री का वैसे हाईएस्ट पावर है कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है बड़ा आसान है, बस आता नहीं होता बच्चों को। अननोन की वैल्यू बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि रूट जो है ना वो x इक्वल टू 2 है, तो इक्वेशन क्या है,
एक्स की वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर माइनस m इंटू 2 प्लस 4, 2 का स्केयर 4, 4 माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है। मैंने क्या किया है, रूट की वैल्यू प्लग इन कर दी है। 8 माइनस 2m इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 2m, m की वैल्यू अननोन की वैल्यू 4 आ गई है। तो रूट को प्लग इन करना है। रूट जब भी प्लग इन होता है तो वो 0 आ जाता है। हो सकता है कि एग्जाम में वो ये चीज मेंशन ही ना करे कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एम एक्स प्लस 4, वो कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4, ये इक्वेशन है, रूट ये है, बताओ m क्या होगा। तो भाई जब भी रूट इंसर्ट करते हैं आंसर 0 आता है, रूट पुट करने पे आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, और होगा ऐसे ही कि वो इक्वल टू 0 खुद नहीं रखा होगा आपने, ये समझना होगा। तो 0 प्लग इन करने पे वो आंसर आएगा, क्योंकि रूट जब भी प्लग इन करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आधा तो उसने करके दिया हुआ है, 6a² प्लस 3ak माइनस 2ak माइनस k का स्केयर। 3a हम कॉमन ले लेंगे, 3a कॉमन ले लेंगे, 2a आ जाएगा प्लस k आ जाएगा, माइनस k कॉमन ले लेंगे, 2a आ जाएगा प्लस k आ जाएगा। सो 3a माइनस k इंटू 2a प्लस k, 3a माइनस k इंटू 2a प्लस k। दिस इज द राइट ऑप्शन एयर, जो कि ऑप्शन डी है। सिंप्लीफाई करना है, 16 रेज टू द पावर 7/4, 16 raised to the power 7/4, 16 can be written as 2 की पावर 4 होल पावर 7/4, 4 4 के साथ कैंसिल, 2 की पावर 7 आ जाएगा, 2 की पावर 7 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, देखते हैं कि क्या बनता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 आ रहा है आंसर। तो पावर के ऊपर पावर्स हो, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा। 2m प्लस 1/m इज इक्वल टू 3√2 है। 8m³ प्लस 1/m³ के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ ना कि अगर आपके पास x प्लस 1/x हो और आपको कह रहा हो कि x³ प्लस 1/x³ निकालें, x प्लस 1/x इज गिवन एज इक्वल टू a, तो अगर आपको x³ प्लस 1/x³ निकालने का कहा जाए तो फिर इस केस में शॉर्टकट क्या है, आपने कि शॉर्टकट आपने क्या करना होता है, a³ माइनस 3a करना होता है। और अगर ये माइनस के साथ गिवन होता, यानी x माइनस 1/x गिवन हो इक्वल टू a, और आपको कहे कि x³ माइनस 1/x³ निकालो, तो फिर a³ प्लस 3a करना होता है। तो ये शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए हुए, सिखाए हुए, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। मैंने देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए। रीजन क्या है, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर m है। हाँ, यहाँ पे भी m होता, यहाँ पे भी m होता, फिर ये शॉर्टकट्स लगा सकते थे। यहाँ पे 2m होता, नीचे भी 2m होता, शॉर्टकट लगा सकते थे। यहाँ पे इन एनी केस आपको क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना ही पड़ेगा। तो 2m प्लस 1/m की वैल्यू 3√2 गिवन है। दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे, दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या आ जाएगा, वो आएगा a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब, प्लस बी का क्यूब। सो a का क्यूब 2m का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब। 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27। देखें, जब a इंटू बी दो टर्म्स हो, दोनों का क्यूब हो रहा हो, तो a का भी क्यूब होगा, b का भी क्यूब होगा। तो a का क्यूब आ जाएगा 3 का क्यूब, दैट इज 27। b का क्यूब आ जाएगा √2 का क्यूब, विच विल बी रिटन एज 27 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 का स्केयर, √2 का स्केयर 2 हो जाएगा, एंड फिर √2 आ जाएगा। तो राइट साइड पे आएगा 54√2। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, m और m को मैं कैंसिल कर दूंगा। 3 2 जा 6 चलेगा, आ जाएगा यहाँ पे ये 6, और फिर ये आ जाएगी टर्म अपनी जगह पे 2m प्लस 1/m। तो 2m का क्यूब आ जाएगा 8m का क्यूब प्लस ये आ जाएगा 1m का क्यूब इज इक्वल टू 54√2, इज 54√2।
तो यह आ जाएगा मेरे पास 54/2, राइट। तो ये आएगा 8m का क्यूब, 6 अपनी जगह पे, 2m प्लस 1/m की वैल्यू प्लग इन करेंगे। तो 2m प्लस 1/m की वैल्यू प्लग इन करेंगे, तो 2m प्लस 1/m की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 3/2। तो 3/2 आ जाएगी ये, प्लस 1/m का क्यूब। हमने तो सिर्फ 8m³ प्लस 1/m³ निकालना है, 54/2 था। 6 3s विल बिकम 18/2 इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो 54/2 में से 18/2 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36/2। तो लेफ्ट साइड पे आया 8m का क्यूब प्लस 1/m का क्यूब, और राइट साइड पे वो क्या हो गया, 36/2 हो गया सिंपली। शॉर्टकट यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, मैंने पहले बता दिया था। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता तो फिर ये शॉर्टकट्स भी लगाए जा सकते थे, आप इनको लगा सकते थे शॉर्टकट्स को, राइट जी। 36 है, आप क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/10, व्हाट आर द ऑड्स इन द फेवर ऑफ द इवेंट। सो अगर प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की 3/10 है, तो क्या ऑड्स हैं जो कि उस इवेंट के फेवर में हैं, उस इवेंट के फेवर में क्या ऑड्स होंगे। तो भाई प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की 3/10 है, तो 3/10 का मतलब है कि 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10 आ रहे हैं उसके फेवर में, तो फेवर उसका हो जाएगा 3/10। हाँ, अगर उसके आप अगेंस्ट ऑड्स की बात करते हो, ऑड्स कितने उसके अगेंस्ट हैं, तो वो फिर अगेंस्ट जो बनते हैं वो 7/10 बनते हैं। तो आउट ऑफ 7 10 ऑड्स आर अगेंस्ट इट। सो इन द फेवर ऑफ द इवेंट है, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फेवर बता रही होती है, उसका चांस ऑफ अकरेंस बता रही होती है, राइट जी। सो सिंप्लीफाई करना है, 2 की पावर 5 इंटू 2 का क्यूब डिवाइड बाई 2 की पावर 4 है। सो 2 की पावर 5 इंटू 2 का क्यूब है डिवाइड बाई 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। सो 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा। सो 2 इंटू 1 इंटू 2 का क्यूब आप करोगे, 2 की पावर 4 आ जाएगा। सो 2 की पावर 4 16 होता है। खैर आंसर यहाँ पे 2 की पावर 4 की फॉर्म में ही है, तो 2 की पावर 4 हम आंसर मेंशन कर देंगे यहाँ पे। सिंपली चॉइसेस पे नजर रखा करें ताकि पेपर में क्विकली बंदा जो है उसका आंसर दे सके। अ ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है ना वो ट्रेन की है जी 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल ट्रेवल इन 2 hours and 30 minutes। तो 2 hours and 30 minutes में ये ट्रेन कितना दूर जाएगी, कितना दूर जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है वो 60 है, टाइम जो है वो 2 hour 30 मिनट है। तो 2 hour 30 मिनट को हम अगर 3.30 मिनट्स को देखें तो वो 0.5 आवर बनते हैं, तो 2.5 आवर्स बन जाता है। 60 इंटू 2.5 हो जाएगा डिस्टेंस। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 60 को 2.5 के साथ, 5 0 0, 5 6 30 का, 5 6 30 आ जाएगा, क्रॉस करेंगे 2 0 0 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। तो ये 1500 बन गया। और एक डिजिट के बाद राइट साइड में यहाँ से पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम राइट साइड से डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 150.0 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = 2x² - 3x + 1)। आपने f(2) की वैल्यू निकालनी है। सो f(2) की वैल्यू आपने निकालनी है। सो f(x) आ जाएगा यहाँ पे 2x² -3x -3x + 1, राइट जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास f(2) है। सो 2 इंटू 2 का स्केयर आ जाएगा, -3 इंटू 2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सो 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, और फिर इंटू 2, -2 3 6 +1। सो 2 4 8, 8 में से 6 जाएगा और 1 को हम ऐड करेंगे। सो 8 में से 6 गया तो 2 और 1 उसमें ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस। अ फेयर डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। सो जब भी एक फेयर डाइस को थ्रो किया जाएगा तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनते हैं वो 6 बनते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 6 आ जाएगा। तो इसमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें 3 नंबर इवन बनते हैं, 2 इवन है, 4 इवन है और 6 जो है वो इवन है। तो 3 नंबर इसमें इवन है, टोटल नंबर इसमें 6 है, तो प्रोबेबिलिटी इवन की 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 जो है ना वो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। अ स्टूडेंट स्कोर 72% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 150 मार्क्स। एक स्टूडेंट जो है वो 72% मार्क्स स्कोर करेगा
इन एन एग्जामिनेशन जिसके टोटल मार्क्स 150 हैं, तो कितने मार्क्स स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बीच में ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं ताकि आपको जो है ना टाइम का बूस्ट मिल जाए और आप वहाँ पे मार्क्स करेक्ट ले सकें। तो 150 का 72% उसने स्कोर किया, 150 का 72% निकालने के लिए 72 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से हम डिवाइड करेंगे। जीरो को मैं जीरो के साथ कैंसिल कर दूंगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 के साथ कैंसिल करेंगे, ये 36 आ जाएगा, 36 इंटू 3 करेंगे तो 96 जो है ना वो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 96। द टू टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 4 and 12। व्हाट इज द कॉमन रेशो। तो फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है 4, सेकंड टर्म है उसकी 12। कॉमन रेशो निकालनी है, तो कॉमन रेशो कैसे निकलती है, उस नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म आप कर देंगे। सो 12 को 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा आपके पास। तो 3 जो है ना वो आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 एंड देयर सम इज 64। सो दो नंबर्स की जो रेशो है वो 3:5 है, सम जो है ना वो उनका 64 है। तो रेशो 3:5 है, सम जो है वो उनका 64 है। So the ratio of two numbers is 3:5 and their sum is 64. What is the smaller number? Again very easy question. So total ratio find out करने के लिए पहले ratioing factor. So ratioing factor x है तो 3x एक के पार्ट, 5x सेकंड के पार्ट, टोटल बन गया 64। 8x की वैल्यू आ जाएगी 64, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। सो x 8 आ जाएगा, स्मॉलर पार्ट जो है वो 3x है, 3 इंटू 8 कर लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 45 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। 2 क्वेश्चंस के अंदर नंबरिंग का रेपिटेशन का इशू था एंड दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस सीबीटी एग्जामिनेशन। and if you will be covering up these questions inshallah, तो they will help you a lot in your entrance test examination और आप जो हो वो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा स्कोर जो है वो आप अपने टेस्ट में कर सकोगे इंशाल्लाह। So till next lecture, thank you so much and Allah Hafiz, wishing you all best of luck for your CBT examination. Like, comment, and subscribe.